जी नाज़रीन, शुक्रिया हमारे साथ रहने का। हम ब्रेक पे जाने से पहले आपकी लाइव कॉल ले रहे थे। स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप फील फ्री टू कॉल अस फॉर एनी लीगल प्रॉब्लम यू मे हैव, यू मे बी फेसिंग एंड यू आर concerned that's also may be charging you very high amount of money. We are here to give you free advice. और अब हमारा अगर आपकी कॉल ना किसी वजह से मिल सके तो हमारा ईमेल एड्रेस है QANOONIM@live.com। आप हमें ईमेल के जरिए अपने मिसाल भेज सकते हैं। जी हम पहली कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए मैंने पूछना चाहता हूँ, ये प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट के लिए जो फंड्स होने चाहिए जी वो जी क्या वो प्रॉस्पेक्टिव स्टूडेंट जब वो यहाँ आ जाए और वो यहाँ यूनिवर्सिटी चूज कर ले उस वक्त भी उसके अकाउंट में पैसे होने चाहिए, या वो 6 महीने के दौरान जो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ले उसके बाद उसके फंड में पैसे हों तो तभी उसको जरूरत होगी जी शो ठीक है, करने आपका की? सवाल समझ आ ये गया। मुझे प्लीज जुल्फकार साहब आपके बताइए। सवाल का जवाब देते हैं। जी जी थैंक यू। आपको फ़ंड्स की ज़रूरत होती है जब आप अप्लाई करते हैं और जब आपने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है दोबारा से यहाँ पे आके यूके में आके। तो जब आप दोबारा से आते हैं तो आपको क्यों प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट ने कोई स्टडी कंप्लीट नहीं की होती, कोई प्रोग्रेशन नहीं होती उनकी, तो उनको जो नए स्टूडेंट के फंड्स हैं वो शो करने पड़ते हैं और वो उनके अकाउंट्स में होने चाहिए। और उसका था प्लीज़ जो हम ब्रेक से जाते पहले कॉलर से उनके सवाल का भी जवाब देते हैं। लिगेसी उन्होंने एप्लीकेशन मूव की है अंडर लिगेसी स्कीम, वो चाह रहे थे कि उनको कितना टाइम लगेगा। जो लेगेसी के केसेस हैं उसमें पहली बात तो यह है कि इनको एप्लीकेशन देखनी पड़ेगी कि इनको इन्होंने कब की है। अगर इन्होंने मार्च 2007 के बाद किसी स्टेज पे की है तो उसको कितना अरसा हो गया। अब इन्होंने एग्जैक्टली ये नहीं बताया कि इन्होंने लेगेसी की एप्लीकेशन कब की है, तो इनके लिए बेहतर यही है कि अपने सोलिसिटर से या अपने करीबी किसी सोलिसिटर से जाकर रब्ता करें। और जो होम ऑफिस, क्योंकि लेगेसी में 3-4 दफ़ा डिपार्टमेंट चेंज हुए हैं, तो इसलिए बेहतर है जो इनका फर्दर सबमिशन का अभी यूनिट है उनको लेटर लिखें और उनसे अपनी जो केस के बारे में अपडेट ले लें। जी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी भाईजान, मैं 2006 में इस कंट्री में आया था एज ए विजिटर। ठीक है ठीक है, उसके बाद मैं ओवरस्टे हो गया। ठीक है ठीक है, और 2010 में मैंने एज ए पार्टनर अंडर आर्टिकल मैंने एप्लीकेशन की थी। ठीक है मैं पार्टनर के साथ रह रहा था, 4 साल हो गए। ठीक है ठीक है, और मेरा उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। ठीक है फिर मैंने 2011 में रिव्यू किया, ठीक है जुलाई में। ठीक है और उसके बाद अभी तक कोई जवाब नहीं आया, और मेरी एक बेबी भी है 2-2.5 महीने की। जी शुक्रिया आपकी कॉल का। आपकी कॉल समझ आ गई है। जुल्फकार साहब आपको बताते हैं कि आपके 1.5 साल से जो पेंडिंग आपने रिव्यू एप्लीकेशन डाली है उसका जवाब नहीं आया, तो आना क्या चाहिए या नहीं क्या आना चाहिए? क्या बनेगा उसका, क्या होगा? हाँ जी वो जुल्फकार साहब आपको बताने लगे हैं। जी आप टीवी पे सुन लें। थैंक यू जिशान। जो रिव्यू एप्लीकेशन है यूजली यूके भी ये बाउंड है कि आपकी जो रिव्यू एप्लीकेशन है उसको जवाब दे। अगर वो 1.5 साल से पेंडिंग है और आपको जो अभी तक जवाब नहीं आया तो आपके पास एक तो ये ऑप्शन है कि आप उनको रिमाइंडर दे दें कि मेरी एप्लीकेशन जो है उसको डिसाइड किया जाए, और आप उनको कुछ टाइम लिमिट भी दे सकते हैं कि अगर वो एक सर्टन टाइम फ्रेम के अंदर जवाब नहीं देते तो आप जुडिशियल रिव्यू के लिए हाई कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट से स्पेसिफिक ऑर्डर ले सकते हैं कि यूके भी आपके केस को एक टाइम लिमिट में दोबारा रिकन्सिडर करके जवाब दे आपको। जी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जिशान साहब, माशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। जी शुक्रिया। मेरे कुछ 2-3 सवाल थे। अगर मेरी वाइफ ने, हम लोग आए थे 2006 में, मेरा एक बेटा था ठीक है 1 साल का, तो मेरी वाइफ ने 2008 में असाइलम क्लेम कर दिया था, कुछ हमारे प्रॉब्लम्स हो गई थी, ठीक है तो उन्होंने सेपरेट कर दिया था। तो फिर 2009 में उनके सारे रिफ्यूज हो गए, सारा कुछ हो गया, उनको 28 डेज में कंट्री छोड़ने का भी बोल दिया गया। ठीक है फिर कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि वो फिर मेरे साथ अटैच होगी, और 2010 में मैंने सेल्फ स्टैब्लिशमेंट पे फैमिली का केस वो कर दिया था। इस दौरान मेरी एक बेटी भी और हो चुकी थी, फिर दूसरी बेटी भी हो गई थी मेरी, तो वो केस कंटिन्यूस चलता रहा। मुझे कुछ 6 वीक की ड्राइविंग ऑफेंस में प्रिजन भी हो गई थी। ठीक है तो उन्होंने मतलब सारा कुछ रिफ्यूज करा दिया था। फिर यहाँ पे हुआ कि फिर मैंने जुडिशियल रिव्यू डाला था, लेकिन वो मुझे फिर वापस लेना पड़ा था, उन्होंने राइट ऑफ अपील वगैरह दे दिए थे। तो उसके बाद हम लोग अभी तक मतलब कंटिन्यूस चलते रहे। फिर मैंने रिप्रेजेंटेशन भी, आपकी अपील का क्या आउटकम हुआ था? अपील का भी मुझे उन्होंने रिफ्यूज करा दिया था। ठीक है, तो उसके बाद कभी उन्होंने मुझे रिमूवल डायरेक्शन या
8 days आप इस टाइम आपकी कोई रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग है? अभी फिर रिप्रेजेंटेशन मैंने भेजी थी, वो अभी तक नहीं। फिर इसमें ये हुआ कि मैंने साइन छोड़ दिए थे, तो फिर अच्छा। ये हुआ कि मेरे घर पे किसी और बंदे को ढूंढते हुए यूके बॉर्डर एजेंसी वाले आ गए, कुछ पुलिस आ गई, उन्होंने सारा सर्च करा के उन्होंने फिर मुझे दोबारा साइनिंग पे लगा दिया। अब मेरे बेटे को तो 6 साल तो हो चुके हैं, वैसे 2 बेटियां भी यहाँ पैदा हुई हैं। ठीक है। तो अभी तक मुझे कभी ना उन्होंने रिमूवल बड़े अच्छे तरीके से, जब वो मेरे घर पे भी उन्होंने वो आए किए तो उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मुझे कहते कि तुम साइनिंग कैरी ऑन रखो करो, एटलीस्ट हमसे कांटेक्ट रखो करो। कभी उन्होंने वो ऐसा, तो मतलब ये क्या फर्दर मेरा मतलब अभी तक आपकी रिप्रेजेंटेशन कितनी देर हुई है पेंडिंग पड़ी है? मेरा ख्याल 3-4 महीने हो गए हैं। 3-4 मंथ हो गए हैं। ठीक है, इमरान साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। इनके चूँकि इमिग्रेशन हिस्ट्री जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इस वजह से यूके बॉर्डर एजेंसी इनको थोड़ा सा इनके साथ लीनियंट है, और इनको चूँकि इनकी रिप्रेजेंटेशन भी पेंडिंग है, इस वजह से भी इनको एक चांस दिया जा रहा है, अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है उसको कंटिन्यू करने का। इनके लिए बेस्ट यही है कि एक तो जो रिप्रेजेंटेशन है उसके साथ उसका वेट करें कि उसका क्या आउटकम आती है। इन द मीन टाइम अगर जो बच्चे हैं अगर वो फॉल करते हैं 7 ईयर्स की कैटेगरी में, तो उनके हवाले से वो फ्रेश एप्लीकेशन भी फाइल कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग उनको अपनी रिप्रेजेंटेशन की वजह से वेट करना चाहिए। जी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो जी, आप कौन कहाँ से बोल रही हैं? मैं हेज से सोनिया बोल रही। मैंने पूछना था, मैं 2009 में 3 मार्च को आई थी इंग्लैंड में। मेरे पास 2 ईयर का वर्किंग हॉलीडे वीजा था। 2010 में मेरी मैरिज हो गई। मेरे हस्बैंड ग्रीस के हैं। ठीक है। और मेरे पास अभी 5 साल का वीजा मिला था। ठीक है। परमिट जो रेजिडेंस होता है। तो मैंने पूछना था, अब मेरे हस्बैंड के साथ मेरी इतनी बनती नहीं है, तो मैं इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करना चाहूँ तो कब करूँ? और मेरे पास एक मेरा बेटा है, उसमें मेरे बॉयफ्रेंड, उसके बर्थ सर्टिफिकेट पे मेरे बॉयफ्रेंड का नाम लिखा है। और जो बेटा है वो आपके हस्बैंड का नहीं है? सॉरी? अब जो बेटा आपका है वो आपका शादी के बाद हुआ, पहले हुआ था? शादी के बाद हुआ। ठीक है, लेकिन वो उस पे बॉयफ्रेंड का नाम लिखा, हस्बैंड का नहीं लिखा हुआ? जी मेरे बॉयफ्रेंड का नाम लिखा है। और बॉयफ्रेंड कहाँ पे है? वो तो यहीं पे है, लेकिन कहीं और पे रहते हैं। अब वो लीगल है इलीगल है यूके में? लीगल? इलीगल? आपका बॉयफ्रेंड इलीगल रह रहा है यूके में कि लीगल रह रहा है? इलीगल। इलीगल रह रहा है। ठीक है, जुल्फकार साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू जिशान। जहाँ तक एज ए आप रह रही हैं एज ए ई डिपेंडेंट के तौर पे, तो आपको जो मिनिमम टाइम पीरियड है अपने जो मेन एप्लीकेंट ई नेशनल है उनके साथ रहने के लिए 3 इयर्स। अगर आप 3 इयर्स तक रहती हैं और 3 इयर्स के बाद डिवोर्स अप्लाई करती हैं, तो उसके बाद अगर आपकी डिवोर्स हो भी जाती है और आप सेपरेट भी हो जाती हैं, तो 5 इयर्स के बाद आप इंडेफिनेट के लिए अप्लाई कर सकती हैं। जहाँ तक बच्चे का ताल्लुक है, तो उसकी बेस पे इनको कोई ऐसा राइट नहीं है, क्योंकि बच्चे की जो वल्दियत है वो जो इनका वालिद है वो उनके पास कोई लीगल राइट नहीं है। तो इनके पास जो भी राइट है वो एज ए डिपेंडेंट है। तो इनको चाहिए कि ये मिनिमम 3 इयर्स तक वेट करें। उसके बाद अगर ये डिवोर्स अप्लाई करती हैं तो उसके बाद इनको इंडेफिनेट मिल सकता है। जी हम नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो हेलो सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी, कौन बोल रहे हैं? आई वुड लाइक टू मैं पवन हूँ। ओके पवन, व्हाट्स योर क्वेश्चन? हाँ, आई वुड लाइक टू नो अबाउट द एंटरप्रेन्योर वीजा फ्रॉम पाकिस्तान and say like if the 2 families applying. Are you asking for yourself or for someone? It's someone, it's not for me. Okay, can you ask me specific question? If they are in UK or outside UK, and what's your specific question? No, it's outside the UK, and they want to know like if they want to apply on the entrepreneur visa. Okay. And would they like could be like 2 families or just husband wife? Okay, Imran will give answer to your call. Okay, Pawan, for your friend or whatever he is, for entrepreneur visa there are certain requirements. He has to maintain a £900 statement for himself for 90 days. This is the first requirement. As per second requirement, he has to show level C1 English certificate, CFER level. If he is applying before 13th of December, he has to show C1 level, and if he is applying afterwards, then maybe you have to show only B1 level certificate. Thirdly, the most important thing is if he is applying on behalf of himself or as being an entrepreneur team, he may have to show £200,000 in his account, either for himself or through a third party sponsor. As far as one person is concerned, if there is one person only, then he has to show for himself only £200,000. That's my answer. These are 3 basic requirements for him, and he has to secure 75 points for the
basic amount of £200,000 and £20 for the attributes in shape of language and other maintenance. So these are the requirements, basic requirements. Okay. जी नाज़रीन, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो जी मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी बताने की। आप मैं प्लीज कोशिश करें, हमारे साथ 20 मिनट रह गए प्रोग्राम में, हमारी कोशिश है ज़्यादा कॉल शामिल करें। बस ये कि 2000 में आया था यहाँ पे मैं साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट पे, तो उसमें उस पे मुझे 2008 तक वीज़ा देते रहे ये लोग। जब मैंने 2008 में इंडेफिनेट के लिए अप्लाई किया तो इन्होंने बोला आपका पासपोर्ट जो है वो 2 नंबर है। ठीक है। तो ये हम लोग मैं और मेरी वाइफ जो है, हम लोग क्या कहते हैं 8 साल से साथ में, हमारे 5 आपका पासपोर्ट 2 नंबर था कि 2 नंबर नहीं था? उन्होंने कहा पासपोर्ट 2 नंबर है, लेकिन आपके हमें कोई फिक्र नहीं, पासपोर्ट 2 नंबर है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि मैं 2 नंबर हूँ, उन्होंने पासपोर्ट पे। यही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आपके नजदीक पासपोर्ट फेक था या नहीं था? फेक नहीं, पासपोर्ट किसी और का था। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या आपका? 2008 के बाद क्या किया आपने? कोर्ट में से हमें मिली थी डिस्क्रिशनरी लीव टू रिमेन इन द यूके। ठीक है। वो थी, उस पर लिखा हुआ था कि आपको 6 साल उस पर रहना पड़ेगा। उन्होंने पहले 3 साल की दी थी जो खत्म हुई है, तो मैंने अक्टूबर में दोबारा अप्लाई किया। मुझे ये पता करना था मैंने अगर नेशनलिटी या इंडेफिनेट अप्लाई करना हो तो कर सकता हूँ मैं 6 साल से पहले या नहीं? ठीक है, जुल्फकार साहब आपके सवाल का जवाब देते हैं जी। जहाँ तक इनका इस चीज़ का ताल्लुक है कि इन्होंने एक फेक पासपोर्ट यूज़ किया, तो ही शुडंट बी यूजिंग दैट। और अगर यूकेबीए को पता चल गया है कि ये पासपोर्ट फेक है या किसी और की आईडी है, तो इनकी लीव जो है, जो प्रीवियस लीव्स हैं, वो कटेल भी कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में जब ये इंडेफिनेट के लिए अप्लाई करें तो दे मेक श्योर दैट कि वो उनके पास जो लीव है वो वैलिड थी कि नहीं थी। तो शायद आपको इनके सवाल का नहीं समझ आई कि वो सोच रहे हैं कि बिकॉज दे लिविंग हियर सिंस 2002 कैन दे अप्लाई फॉर इंडेफिनेट लीव टू रिमेन? नो, दे हैव टू स्टे for 6 years on discretionary leave. They need to leave 6 years more for on discretionary leave, then they can apply for that. जी नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैंने एप्लीकेशन डाली है 14 ईयर की। ठीक है। ये 9 जुलाई से पहले हफ्ता पहले डाली थी, तो 1.5 महीने के बाद मेरा एक्नॉलेजमेंट लेटर आया, लेकिन अभी तक मेरे बायोमेट्रिक नहीं हुए। ठीक है जी, तो आप बताएंगे कि कितना टाइम लगेगा? जी 9 जुलाई से पहले अगर आपने एप्लीकेशन फ़ाइल किया, ऑफ कोर्स आप 14 कैटेगरी में फॉल करते हैं। स्टैंडर्ड टाइम इसमें जैसे कि हम ऑलवेज बताते हैं कि 6 मंथ्स का टाइम है, 180 डेज मिनिमम टाइम है, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कुछ कमी थी या आप मज़ीद कुछ देना चाहते हैं तो इन द मीन टाइम आप उनको दे सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इतना ही लगेगा आपको तकरीबन 6 मंथ्स जो है इसको डिसाइड करने में। जी हम नेक्स्ट कॉल से बढ़ते हैं। हेलो जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं बिक्की बात कर रहा हूँ लंदन से। सर मुझे यहाँ 13 साल हो गए इस कंट्री में, तो मैं अनलीगल आया था और मैंने आते ही 2000 में साइलम अप्लाई किया था। तो उसके बाद मैं अंडरग्राउंड हो गया। 2010 में मैंने लेक्सी में केस डाला, उसके बाद इन्होंने मेरा केस रिफ्यूज किया। उसके बाद फिर जब मेरे सोलिसिटर ने उनको लेटर डाला कि आप कोर्ट में आके बात करो, तो उसके बाद इन्होंने मुझसे तस्वीरें मांगी। तो अभी मुझे इन्होंने लेटर डाला है, तो लिवरपूल में बायोमेट्रिक के लिए बुलाया, तो उसमें इन्होंने ये भी लिखा कि हम आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो उसका क्या मतलब है? तो आप मुझे तफसील से बताएंगे प्लीज। थैंक यू। जी